2022 में एक केस हो रहा है, थोड़ा सा रिलीफ कह सकते हैं कि मिला है। वो केस ये है, एक एमटीपी एक्ट आपने सुना होगा, क्या होता है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था, और उसमें एक बात ये थी कि मान लीजिए कि कोई महिला, उसका रेप हुआ और प्रेग्नेंट हो गई वो। अब उसकी इच्छा माँ बनने की नहीं है, क्योंकि वो उसकी इच्छा से बच्चा नहीं हो रहा है। तो उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की वजह रेप हो तो उसको अबॉर्ट करने का पूरा अधिकार होगा, उसकी इच्छा के बिना वो मां नहीं बनेगी। 2022 में केस ये हुआ कि मैरिटल रेप क्राइम तो नहीं है, पर रेप तो रेप ही है। अगर पत्नी की इच्छा शामिल नहीं है, एक ऐसा रिलेशन बना और उससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसकी मां बनने की इच्छा नहीं है, तो एमटीपी एक्ट यहाँ लागू होगा, या यहाँ 375 के बेस पे हम मान लेंगे कि ये रेप नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला निकाला और ये कहा कि हम इसको रेप मानेंगे, रेप की सजा नहीं देंगे, क्योंकि रेप की सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इच्छा से संबंध नहीं था, इसलिए महिला की इच्छा अगर एबॉर्शन की है तो भी उसके पति की इच्छा हो या ना हो, वो एबॉर्शन करवा सकती, इस ग्राउंड पे कि ये उसकी इच्छा से संबंध नहीं बना था। अब रही बात कि क्या करें, तो इस पे एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का इसमें जो जजमेंट आया वो इक्वल था, एक एक से खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, काफ़ी सुनवाई हुई, सरकार से बार बार उसका जवाब मांगा गया। सरकार ने फिर खुल के ये कहा कि हम मैरिटल रेप को क्राइम मानने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा, और किसी भी शादी में एक रीजनेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन होती ही है। अगर वो भी किसी को नहीं मिल रही है तो फिर वो उसे शादी में होने की कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ साहब थे, सीजीआई, कोशिश तो चल रही थी कि जल्दी फैसला है, पर तब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। फिर ये तय हुआ कि एक नई बेंच सुनेगी। उसके बाद से वो टला हुआ है। उम्मीद है कि 2025 के अंत में सुनवाई उस पर फिर से होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। मेरी समझ में ऐसे कानून संसद से तो नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि संसद पर बहुत दबाव होता है, इलेक्शन भी जीतना उनको अगले साल। ऐसे मामले जब भी कानून बनते हैं, जनरली वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जजमेंट के रूप में। जब जजमेंट हो जाता है, अपील भी फेल हो जाती है, तब जो बीएनएस का अगला अमेंडमेंट होगा उसमें शायद संसद उसको लिखे और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही काम चले। तो मैं सहमत हूं कि ये अपराध घोषित होना चाहिए। हालांकि इसकी प्रैक्टिकलिटीज को लेकर बहुत दिक्कतें आएंगी, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ भावनाओं में बह के बात नहीं कर सकते। एक बंद कमरे में जहां केवल पति पत्नी हैं, उनके बीच में संबंध बना, उसमें जबरदस्ती थी या नहीं, साबित कैसे होगा। अगर साबित करने के तरीके ये हैं कि शरीर पे कोई निशान चोट का है या नहीं, तो वो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले से काम कर रहा है, उसमें पनिशमेंट हो ही सकती है। और यदि उस बंद कमरे की बातचीत के सबूत कोर्ट में आने लग गए, तो उस रिश्ते का जो निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, वो कैसे बचेगा? सबूत कहां से आएगा? असली सवाल ये है। लेकिन इसका जवाब उस एनजीओ ने ये दिया कि 100 से ऊपर देशों में अगर ये क्राइम है तो सबूत वहां भी तो आता ही होगा। तो जब सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम्स बनाएंगे उस चीज के। पहले ये सैद्धांतिक बात तय तो हो कि क्राइम है कि नहीं है। जब हो जाएगा तो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन तो बात के जजमेंट से निकलता जाएगा, उनका ये तर्क है। तो मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो, लॉ कमीशन हो सके तो इस पर सारे देशों को स्टडी करके, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पतियों का जीना एकदम ही खत्म हो जाए, मुश्किल ही हो जाए इस वजह से। लेकिन ये भी ना हो कि अगर कोई, क्योंकि ऐसे केसेस उस समय उस एनजीओ ने रखे थे कोर्ट में। एक महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पति की इच्छा है कि वो रिलेशनशिप में जाए उसके साथ। डॉक्टर ने उसको मना किया, वो महिला को। पति नहीं मान रहा, बार बार कर रहा है, बच्चा पेट के अंदर मर गया उसका। ऐसे केसेस भी थे बहुत सारे। अब इन केसेस को भी आप अदालत में रेप साबित नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि इस तरह की जो हैवानियत है वो कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि इसकी वजह से फिर पत्नी, कुछ पत्नियां तो मिसयूज करेंगी ना भाई। जब भी आप कुछ लाएंगे, कुछ लुम्पन तत्व होते हैं हर समाज में जो कानून का मिसयूज करते हैं। कुछ लोग मिसयूज करेंगे ही करेंगे।
हो सकता है फिर वो घर के अंदर का माहौल अलग किस्म का होने लगे कि तुम मुझे टच भी कर दोगे अगर तो पहले मुझसे एकदम कंसेंट, फॉर्मल कंसेंट लोगे तब। तो वो रिश्ता है या हम एक नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। मतलब प्राइमरी रिलेशनशिप है, सेकेंडरी है, परिवार है या नौकरी चल रही है वहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही नाजुक बात है। इन प्रिंसिपल मैं सहमत हूँ कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, पर यह बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वाला मिसयूज़ रोकने के चक्कर में वहाँ से बहुत मिसयूज़ ना होने लग जाए। तो प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर एक सवाल मेरा भी है पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित, वो है डिवोर्स और सेपरेशन का। थोड़ी बात हमने इस पे अभी की है बट हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में डिवोर्स के रेट्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं और बड़े कपल्स में भी हम ये देख रहे हैं, जो बड़े उम्र के कपल्स हैं उसमें भी ये डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा समाज ही बिखर रहा है? और साथ ही साथ सर, क्या तलाक सचमुच उतना बुरा है जितना बुरा उसे बताया जाता है? डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं इसको समझेंगे तो एक तो मान लीजिए एज ग्रुप 25 से 35 वाला, एक 40 के बाद वाला। 25 से 35 में डिवोर्स बढ़ने की वजह ये कि वो जो बच्चे होते हैं, नए नए शादी की होती है, बड़ी हसीन उम्मीद होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी। ज़िंदगी शानदार होती नहीं है। 2-4 महीने के बाद जब हकीकत सामने आने लगती है तो वो झेल नहीं पाते हैं। आज़ादी ख़त्म हो गई, अब मैं उतना फ्री नहीं हूँ, तमाम तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो उस समय जलते हुए तवे की तरह होते हैं कि कुछ भी हल्का सा हुआ तो फट पड़ेंगे, लगभग ऐसी स्थिति होती है। तो मैंने तलाक का ग्राफ कभी बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया। मेरा अनुमान है कि तलाक ज़्यादातर शादी के 1 साल से 5 साल के बीच में एक तो ज़्यादा होते होंगे। नया नया रिश्ता नहीं संभाल पा रहे, अलग हो गए। आजकल पेरेंट्स भी बहुत दबाव नहीं डालते साथ रहने का, तो वो भी सोचते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, तो आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। वहाँ तलाक इमेच्योर ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए सार्त्र नाम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस पर कही। हमें लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत है, जबकि मैं समझ नहीं पा रहा कि दिक्कत इस व्यक्ति से नहीं है, दिक्कत किसी व्यक्ति के साथ रहने में है। मैं इसको बदल लूंगा तो भी किसी के साथ ही रहूंगा और आज़ादी वहां भी कम होगी मेरी। जो मिसप्लेसमेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दिक्कत एक्स में है। दिक्कत एक्स में नहीं है, वाई होता तो भी दिक्कत होती, जेड होता शायद तो भी होती, अमूमन ऐसा होता। दिक्कत तो अकेले रहने की आज़ादी खत्म होकर किसी के साथ 24 घंटे रहने में है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत इसके साथ रहने में है। इसलिए ऐसे लोग इससे अलग हो कि जब उसके साथ रहेंगे वहां भी दिक्कत में रहेंगे। पर एक बार कह चुके हैं, समाज ने मान लिया, अगली बार ये कहेंगे नहीं डर के हमारे, क्योंकि समाज अगली बार इनको पीटेगा अच्छे तरीके से, तो शांत रहेंगे, फिर झेल लेंगे, मैनेज करेंगे, जैसे भी चलेंगे। 40 की उम्र के बाद का डिवोर्स होता है बहुत ही शांत किस्म का डिवोर्स होता है। ये वो लोग हैं जिनकी आपस में बन नहीं रही है और इनके बच्चे छोटे हैं। इनको ये पता है कि हमारी ज़िंदगी अपनी है, पर बच्चे की ज़िंदगी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा, उसके सामने ना झगड़ा करेंगे, ना लड़ेंगे, ना माहौल ख़राब करेंगे। बच्चा मैच्योर हो गया, उसके बाद शांति से अलग हो गए कि भाई ज़िंदगी एक ही तुम्हारे पास है, एक ही मेरे पास है, अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। क्योंकि आजकल वो जो जिसको आप लोग योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, वो वाला भी तो मामला है ना। तो सबको लगता है कि ज़िंदगी है, कि एक तरीका देखिए, पुराने लोग कैसे सोचते हैं, अरे 40 के हो गए यार, अब बचा ही कितना है, ख़त्म करो। आज का आदमी क्या सोचता है, जितना बचा है उतना तो जी लूँ। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है समाज का, क्यों हुआ है? एक तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का मन करता है, जो कि अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। फिर पारलौकिक विश्वास बहुत कम हो गए हैं। हम कहीं बेशक नहीं, लेकिन यंग जनरेशन को अंदर से बहुत भरोसा नहीं होता कि पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म था। वो तो योलो वाले हैं कि यू ओनली लिव वंस, एक बार का मामला है, बार बार का चक्कर नहीं है। अब मैं ये ज़िंदगी ख़राब कर लूँ इस चक्कर में कि अगली बार ठीक होगा, या स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, या जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो सब बेकार की बातें हैं। नई जनरेशन को पता है सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, इसी जीवन को ठीक करना है। तो जब तक उनको ये जीवन ठीक होने का स्कोप दिखता है, वो स्कोप बना के रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि तलाक की दर बढ़ेगी ही। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, रोक नहीं पाएंगे।
क्योंकि ये बदलता हुआ समाज है, और जो भी समाज इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से गुजरता है, उसमें ये सामान्य रूप से होता है, टेंडेंसी आती है, हर जगह आती है। अभी कुछ देशों में आपको आश्चर्य होगा, कुछ विकसित देशों में तलाक की दर 85% से ऊपर है। भारत में तो शायद 1% भी नहीं है, डेसिमल में है, 1% भी नहीं है हमारे यहाँ इधर। और कुछ देशों में 85% से ऊपर है, मेरे ख्याल से 87% के आसपास है हाईएस्ट। 87 का मतलब जिन 100 शादियां होंगी तो 87 अलग होंगे उनमें से। उन समाजों में क्या है, वो लोग मान के चलते हैं, शादी हुई तो सबने बधाई दी, अलग हुए फिर बधाई दे दी, फिर शादी हुई फिर बधाई दे दी। वो हैबिचुअल हो गए हैं। फिर उनके यहाँ मजाक वैसे चलते हैं कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल हैं। अलग होते हैं तो वो भी सिस्टम्स बन गए हैं। सिस्टम ये बन गए कि पत्नी के साथ बच्चे रहेंगे, अब पत्नी दूसरी शादी उससे ही करेगी जो बच्चों के साथ तैयार है। भारतीय समाज में भी होने लगा है। मैंने पिछले 5 साल में ऐसी 2 शादियां देखी हैं, बहुत नज़दीकी लोगों में देखी हैं, जिनकी उम्र 50 के आसपास है। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने डिवोर्स लिया क्योंकि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी, अपने बच्चों से सहमति बनाई, बच्चों की सहमति बनाने के बाद एक जगह रिश्ता हुआ, उसके बच्चों से सहमति बनी, इधर 2 बच्चे उधर 2 बच्चे, चारों बच्चों में दोस्ती हुई आपस में, फिर शादी कर ली। मैंने अपनी आंख से देखा है, और मैं फील कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब पहले की तुलना में तो बहुत खुश हैं। तो अगर 2 लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्यों घसीटें भाई? मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले होना, अकेले होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना।